नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में बात दिखावे के नाम पर जश्न के दौरान फायरिंग की, जिसमें लोग कानून तोड़ने का काम कर रहे हैं। खुशी का मौका, दिखावे का दम। शादी समारोह में पिस्टल प्रदर्शन। बर्थडे में ठुमके पर लहराए हथियार। जश्न के मौके पर फायरिंग का क्या काम? ये जश्न जानलेवा है, कब समझेंगे आप? मत बनिए अनजान, बुरा है अंजाम। दिखावे के नाम कानून तोड़ने का काम। तो दिखावे के नाम पर लोग कैसे कानून को तोड़ रहे हैं, ये देखने के लिए दो तस्वीरों को देखना जरूरी है। ये दो तस्वीरें हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, इसे देखकर दिखावे के नाम पर कानून तोड़ने की बात साबित हो जाती है। जिसमें एक तस्वीर शादी समारोह की है, वहीं दूसरी तस्वीर बर्थडे पार्टी की है। दोनों ही जगहों पर लोग कानून तोड़कर जश्न मना रहे हैं। पहली तस्वीर बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र के गाछी टोला की, जहां शादी समारोह में हथियार का न सिर्फ प्रदर्शन किया गया बल्कि फायरिंग भी की गई। तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फायरिंग करने वाले कितने बेखौफ हैं। उन्हें कानून का जरा भी डर नहीं, और ये सब कुछ एक समारोह के दौरान जहां पर हजारों की मौजूदगी लोगों की नजर आती है। वहीं दूसरी तस्वीर वैशाली जिले के बिदपुर की है, जहां बर्थडे पार्टी में फायरिंग तो नहीं की गई, लेकिन पिस्टल की नुमाइश जरूर हुई। तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे बर्थडे पार्टी में पहले तो नियम तोड़ डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डांसर्स के हाथ में पिस्टल लहराती हुई ये तस्वीर ये सवाल पैदा करती है कि किस तरह लोग कानून का माहौल सरेआम उड़ा रहे हैं। न्यूज़ 18 इन दोनों वीडियो की हालांकि पुष्टि नहीं करता। और इन तस्वीरों के बाद सवाल उठने लाजमी है। तो न्यूज़ 18 ये सवाल उठाता है कि आखिर देखिए कैसे दिखावे के नाम पर कानून तोड़ने वाली ये तस्वीरें, हर्ष फायरिंग पर रोक तो फिर कैसे चली गोली? लोग कब समझेंगे कि इस तरह की फायरिंग जो है वो जानलेवा है? गोली किसी को लगती तो इसके लिए जिम्मेवारी कौन लेता, जिम्मेदार कौन होता? ऐसे लोगों पर आखिर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब इसलिए अधूरे हैं क्योंकि ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लग रही। एक के बाद एक घटनाएं और तस्वीरें सामने आती हैं। बिहार में ये कोई पहली घटना नहीं है। सिर्फ इस साल की अगर बात करें तो शायद ही कोई ऐसा महीना होगा जहां जश्न के दौरान फायरिंग न हुई हो। और तारीख दर तारीख आपको हम हालात बताते जाते हैं। 14 जुलाई 2021 जहानाबाद की तस्वीर आई, जहां हर्ष फायरिंग में वर वधु पक्ष से कई लोग जो हैं वो जख्मी हो जाते हैं, और ये तब हो रहा है जब कानून सख्त है। खोदामपुर में शादी में फायरिंग से एक युवक जो है वो घायल हो गया। बेगूसराय की ये घटना 3 जुलाई 2021 को होती है। चरपोखरी के काउप में हर्ष फायरिंग के दौरान 2 बच्चों को गोली लग गई। 17 जून 2021 भोजपुर की घटना, जहां कोइलवर में शादी समारोह के दौरान फायरिंग होती है और गोली एक व्यक्ति को जाकर लग जाती है। 15 जून 2021 मुजफ्फरपुर में तोरारा में शादी के दौरान ऐसी ही घटना सामने आई। और ये तमाम घटनाएं जो हैं वो ये साबित करती हैं कि हम किसी भी घटना के बाद सबक लेने को तैयार नहीं है। चाहे बर्थडे पार्टी हो, शादी समारोह हो, हर जगह हर्ष फायरिंग की घटनाएं और उस दौरान लोग उसके शिकार होते हुए नजर आते हैं।
और ये सब कुछ तब हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखिए गाइडलाइंस सख्त हैं, कानून सख्त हैं, लोगों को इसकी जानकारी भी है, इसके बावजूद सब कुछ होता हुआ सुप्रीम कोर्ट ने हर्ष फायरिंग पर रोक लगा रखी है। यानी ये कानूनन अपराध है, कानूनन जुर्म है, इसे लेकर सख्त कानून और प्रावधान है। स्टेटस सिंबल के लिए फायरिंग बर्दाश्त नहीं है, ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में लिखा गया है। ऐसे कार्यक्रमों को रोकने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस प्रशासन के पास होती है। साथ ही हर्ष फायरिंग होने पर आयोजक पर जिम्मेवारी भी तय की जाने की बात है। अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो स्थानीय पुलिस को इसके लिए जिम्मेवार माना जाएगा। साथ ही अगर लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग की गई तो इसे रद्द करने का भी प्रावधान है। लेकिन सवाल यही कि प्रावधान कई हैं, कानून कई हैं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस सख्त हैं, इसके बावजूद घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं और कार्रवाई ऐसे लोगों पर क्यों नहीं होती। तो बता दें कि 2 दिन पहले सुशील कुमार मोदी ने भी ऐसे आयोजनों पर रोक लगाने की मांग करते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि विवाह और बारात हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन बारात के दौरान पिंजरानुमा वाहनों में लड़कियों की अश्लील डांस से नुमाइश करना, शराब पीकर नाचना और बारात के कन्या पक्ष के द्वार पहुंचने पर हर्ष फायरिंग करना ये हमारी परंपरा नहीं है, बल्कि सामाजिक विकृति है। जब बारात प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं निकलती तब प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बारात में कोई भी शख्स अश्लीलता, शराबखोरी और दबंगई दिखाने का दुस्साहस न कर सके। बिहार को शर्मसार करने वाली ऐसी प्रवृत्ति पर भी प्रभावी अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। पूर्वी चंपारण के मधुबन थाना क्षेत्र में मदर टेरेसा फाउंडेशन ट्रस्ट नामक चिटफंड कंपनी में बड़ा घोटाला सामने आया है। ट्रस्ट की मुख्य शाखा चकिया में यह गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें चिटफंड कंपनी में करीब 200 करोड़ का घोटाला हुआ है। ठगी का शिकार महिलाओं को जब कंपनी के संचालक निर्भय यादव के भागने की खबर हुई, इसके बाद ये महिलाएं जो हैं उनके घर के सामने इकट्ठा हो जाती हैं, विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाता है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। गंभीर आरोप इन महिलाओं की तरफ से संचालक पर लगाए गए हैं। ठगी का शिकार हुई महिलाओं ने पुलिस प्रशासन पर भी निर्भय यादव को भगाने का गंभीर आरोप लगा दिया। फिलहाल पुलिस कंपनी चलाने वाले निर्भय यादव के घर पर कैंप कर रही है। और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कंपनी में कब से ये घोटाला जो है वो चल रहा था और क्या प्रशासन को इस घोटाले की खबर नहीं थी, भनक नहीं थी? क्या संचालक के साथ ही पुलिस की भी मिलीभगत है? इतने बड़े घोटाले की आखिर जांच क्यों नहीं हो रही? पीड़ित महिलाओं को आखिर इंसाफ कब तक मिलेगा और गुनहगारों को कब तक सजा मिलती है? ये तमाम इस वक्त सवालों के दायरे में हैं। और अब बात बाढ़ से बेहाल बिहार की। अररिया जिला मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर परमान नदी से तेज कटाव हो रहा है। कटाव की वजह से नगर परिषद क्षेत्र वार्ड संख्या 11 और 12 के लोग मजबूरन अपने हाथों ही अपना आशियाना तोड़ रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि 5 साल में करीब 100 परिवार घर बार छोड़ चुके हैं क्योंकि उनका घर नदी में विलीन हो गया। इस बार भी तेज कटाव की वजह से यही हालात है। लोग डरे सहमे हुए हैं। जो फ्लड कंट्रोल और जल संसाधन विभाग के अधिकारी हैं, कटाव रोकने के लिए इलाके का निरीक्षण कर रहे हैं। और ये खतरा का घंटी है। सब यहाँ गरीब वर्ग के लोग रहते हैं। जमीन इतना महंगा मिलता है। रोड भी जाकर के हाल ही में बना, बिजली का खूंटा लगा, सब लगा। और आगे अगर कटाव अगर रोकथाम नहीं होगा तो ये धार है। ये धार में अगर जाकर के करंट बहुत ज़्यादा रहता है
ये फोड़ मार सकता है और इधर आगे भी नुकसान कर सकता है। कटाव हो रहा है परमान नदी से, और इस तरह की कटाव पूरे हर एक जगह है परमान नदी में। हम लोग आवश्यकता अनुसार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। छपरा के बंगरा पंचायत के चरिहारा गांव में घोघारी नदी का जलस्तर बढ़ने से घरों तक अब पानी पहुंच गया है। लोग जाने अनजाने में परेशानियों का सामना करने को मजबूर हैं। वार्ड संख्या 16 में देखिए पानी घुसने के बाद क्या हालात हैं। लोगों के आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है। परेशान लोगों ने बांस के सहारे अब चचरी पुल का निर्माण किया है, जिससे उनकी समस्या कुछ वक्त के लिए कुछ हद तक खत्म हो सके। गांव के 16 नंबर वार्ड में हमने के घर के पूरा आरी से पूरा पानी ढूक गल बाटे। हमने के घोघाई नदी के पानी जौन बजा के उसे पूरा भर जाता थे। हमने कहीं से आगे जाके रास्ता नहीं थे, वही रास्ता बा वो माने हमने के दिक्कत से बांस के चतरा से पुल बनैनी है। सपना से सोचे कि पूरा पुल के वजह हम देनी है, लेकिन उनमें से चांदा उसूल के अपने घर के बगल से 9 आमदी के सहयोग से ओकरा के हम पुल की चतरा बनानी है। बहुत दिक्कत बा, वही आगे जाके चतरा बनैले बानी। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद लोग परेशान हैं। जिले के रुन्नी सैदपुर प्रखंड के भादाडी गांव में साल 2017 में बागमती नदी का तटबंध 3 बार टूट गया था, जिससे भारी नुकसान हुआ। परेशान लोग अब रात को तटबंध की निगरानी टोली बनाकर कर रहे हैं। देखते हैं ग्राउंड जीरो से संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। रात के 12 बजे है और मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर के सनपुरवा गांव में, और मैं आपको तस्वीर दिखलाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से जो सनपुरवा गांव के ग्रामीण है वो रात जगा करने को मजबूर है, क्योंकि यह बागमती का तटबंध है और यहाँ जो बगल से है वहां पर बागमती की नदी बहती है और बागमती की नदी के जलस्तर में इधर काफी वृद्धि हुई है। और हालात ये है कि जो सनपुरवा गांव है उससे थोड़ी दूर आगे भादाडी गांव पड़ता है, जहां वर्ष 2017 में 3 बार तटबंध टूटा हुआ था और तटबंध के टूटने से भारी पैमाने पर जान माल की क्षति हुई थी। और स्थिति यह है कि उस घटना के बाद से आज भी ग्रामीण जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लोगों को लगता है कि अगर जो बागमती नदी है उसके जलस्तर में फिर से वृद्धि होगी तो ऐसा न हो कि फिर से तटबंध टूट जाए और लोगों को भारी पैमाने पर जान माल की क्षति हो। तो रात के वक्त जो है यहाँ के लोग रत जगा करते हैं, तटबंधों की रखवाली करते हैं। जी देखिए, बांध पे हम सब रखवाली कर रहे हैं। भर रात जाग रहे हैं, घर में पानी ढुका हुआ है। अच्छा, मान लगे खुराकी नहीं, आदमी के पास खर्चा पर्दा नहीं है। ये यही है कि हम लोग डरते हैं कि घर में पानी टूट जाएगा, हम लोग दह जाएंगे, माल जाल दह जाएगा, हम क्या खाएंगे हम लोग हजूर, है ना। इसलिए डरते हैं, भर रात जग के यहाँ रहते हैं। अच्छा, भर रात हम लोग एक आदमी जगते हैं, एक आदमी घूमते रहते हैं, जो बांध टूटा नहीं। रखवाली करते हैं हिया जितना ग्रामीण है सब आदमी रखवाली करते हैं, जितना जेंट्स है सब रखवाली करता है। यहाँ से भादाडी तक ले हम से कहते बांध टूट जाएगा। अब रात दिन बारिश होता था। अच्छा, हाँ, अभी स्थिति कैसा है? अभी स्थिति रोज बारिश होता है। रोज बारिश होता है। रोज बारिश होता है। आप लोगों को डर लगता है? हाँ, डर लगता है। घर में ही पानी है? हाँ, घर में पानी देख लीजिए, इधर पूरा पानी। कोई हेल्प मिला, सहायता मिला सरकार? कुछ नहीं, कोई सहायता नहीं। तो आपने देखा ये जो ग्रामीण है वो रतजगा करने को मजबूर है, क्योंकि इनको जो तटबंध की मजबूती पर भरोसा नहीं है। क्योंकि भादाडीह में तटबंध टूटने से 3 बार जो तटबंध टूटा था उससे भारी पैमाने पर जान माल की क्षति हुई थी और लोगों को उस जो हादसा हुआ था उस हादसे का दर्द आज भी इनके चेहरे पर है और इनके चेहरे पर वो दहशत साफ देखा जा सकता है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। अगर आप भी शुद्ध पानी के लिए आरओ वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। गोपालगंज से आरओ वाटर प्यूरिफायर को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक घर में लगे आरओ वाटर प्यूरिफायर में सैकड़ों की संख्या में चींटियों ने अपना घोंसला बना लिया। परिवार के लोग कई महीनों से इन्हीं चींटियों वाले दूषित पानी का इस्तेमाल भी कर रहे थे। जब परिवार के कई लोग बीमार हो गए और ये डॉक्टर के पास पहुंचते हैं स्वास्थ्य जांच के लिए, तो डॉक्टर ने उन्हें पानी बदलने की सलाह दी। परिवार के लोगों ने मैकेनिक बुलाकर आरओ वाटर प्यूरिफायर को जैसे ही चेक करवाया तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने थी। प्यूरिफायर में चींटियों ने पूरा का पूरा अपना घर बसा रखा था।
कुछ मुझे डाउट हुआ तो मैंने सोचा कि फ़िल्टर को एक बार चेक करवाते हैं। तो जब मैं फ़िल्टर चेक करवाई तो उसमें देखा गया कि इतनी ज़्यादा चींटियाँ थीं और उसमें अपना अंडा, उसमें मिट्टी वगैरह ले गई थी। तो फिर बहुत ज़्यादा इससे हम लोग को लगा कि बाप रे, पानी इस तरह से हम लोग को विश्वास नहीं करना चाहिए कि आरओ का पानी शुद्ध है और नहीं, और उस पानी को हमेशा चेक करवाते रहना चाहिए। आरओ को साफ करवाइए। सासाराम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। सासाराम से ये बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर 3 युवकों की हादसे की वजह से जान चली गई है। बाइक सवार 3 युवकों की मौत हुई है। सड़क हादसे में ये तीनों युवकों की जान गई। वाहन की चपेट में आकर बताया जा रहा है कि ये जबरदस्त हादसा हुआ है। तीनों मृतक बक्सर के सिकरौर के निवासी हैं। विकास यादव, सोनू गोड़ और प्रिंस कुमार तीनों शख्स के नाम बताए जा रहे हैं जिनके इस हादसे में मौत हुई है। दावत के मलिया बाग में ये दर्दनाक हादसा हुआ। सहयोगी अजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ सासाराम से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, क्या जानकारी मिल रही है? क्या तेज रफ्तार इस हादसे के पीछे की वजह है? तो देखिए, सासाराम से ये बड़ी खबर, जहां वाहन की चपेट में आकर जबरदस्त हादसा हुआ। 3 युवकों की जान चली गई है। तीनों मृतक बताए जा रहे हैं कि बक्सर के सिकरौर के निवासी हैं जिनकी जान गई है। विकास यादव, सोनू गोड़ और प्रिंस कुमार इनके नाम। बात जनसंख्या नियंत्रण कानून की, जिस पर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इस बीच बिहार सरकार जमीनी स्तर पर भी काम कर रही है। इसका नजारा कटिहार में देखने को मिला, जब जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़े को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कटिहार स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ और शहरी अतिरिक्त चिकित्सा केंद्र के प्रभारी से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। पूरे देश भर के साथ साथ बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक बहस छिड़ा हुआ है। इस बीच एक चर्चा ये है कि इस पे दरअसल कानून चाहिए या सिर्फ जागरूकता से काम चला है। लेकिन इस बीच आपको दिखाते हैं कटिहार में जनसंख्या पखवाड़ा को लेकर एक आयोजन हुआ है। इस आयोजन में तमाम जो प्रक्रिया है, किस तरह से जनसंख्या नियंत्रण किया जाए, इस पर जानकारी दिया जा रहा है। हमारे साथ एसईओ मैडम है कटिहार में जनसंख्या नियंत्रण पर क्या काम हो रहा है, आइए बात करें। मैडम, क्या काम हो रहा है कटिहार में, किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? हम लोग ब्लॉक लेवल पर जितनी हमारी आशा है और जो भी वीडियो लेवल इस सब पर भी है, और ICDS वाले लोग जो हैं वो सब लेवल पर हम लोग काम करते हैं। और लोग सब लोग जितने घर पे भी जा कर के भी, और जो आती हैं संस्था में टेट बैक वगैरह लेने के लिए या एंटीनेटल कराने के लिए, उस सब लेवल पे भी हम लोग उनको पहले से ही समझाते हैं इसके बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में, कि आफ्टर डिलीवरी आपको क्या क्या करना चाहिए। अभी पुरुष बंध्याकरण का जो प्रतिशत है बहुत ही कम है, लेकिन प्रयास की जा रही है वो मात्र 8% है। लेकिन महिला बंध्याकरण का जो प्रतिशत है वो 42% है, जो कि एक लगातार प्रयास से ये संभव हो सका है। और बाकी जो है यहाँ का जो TFR है वो 3.9 है। जैसे कि बता रहे थे कि महिला बंध्याकरण के जो औसत है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन पुरुष बंध्याकरण जो कटिहार में मात्र 8% है। हालांकि पूरे बिहार की अगर बात करें, पूरे बिहार में ये दूसरे पायदान पर है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं और सुधार की गुंजाइश है। और सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण कानून से ही नहीं, बल्कि इसी तरह से जो जागरूकता अभियान है, इसी के सहारे सफल किया जा सकता है। कटिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रयास कुल मिलाकर इसी बात को साबित कर रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 250 नए एम्बुलेंस खरीदे गए हैं, जिन्हें जिलों में भेजा जाएगा, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर इस वक्त कार्रवाई जो है वो ज्यादा तेजी से की जाती। व्यवस्थाओं में सुधार की कोशिश के तौर पर इन नए एम्बुलेंस को लाया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने और थर्ड वेव की तैयारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। आने वाले थर्ड वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने फैसला लिया कि 250 नए जो एम्बुलेंस है वो लाए गए हैं, ताकि जरूरतमंदों तक ये एम्बुलेंस पहुंचाई जा सके। और ये तस्वीर जरा देखिए कि पटना जिला स्कूल गर्दनी बाग में ये तमाम जो एम्बुलेंस है वो लगाई गई हैं, और
बड़े संख्या में ये एम्बुलेंस मंगाए गए हैं। 250 की संख्या में लगभग 62.5 करोड़ रुपए की लागत से ये एम्बुलेंस आया है। और कोशिश इस बात की है कि सुदूर ग्रामीण इलाकों तक, जहां तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, जहां के लोग जो हैं वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, पीएचसी हो या जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वह सभी जगहों तक ये मरीज जो हैं उनको सुविधाएं मिल सके, अस्पताल सही समय पर पहुंच सके, उसे लेकर के ये तैयारी की गई है। और जरा देखिए कि अगर आपको दिखाएं तो तमाम जो एम्बुलेंस है वहां पे लगाए गए हैं। ये नवादा का है, ये मोतिहारी का है, वो गया का है, वो पटना का, शेखपुरा का, तमाम जिलों के जो है वो यहाँ पे पोस्टर लगाए गए हैं। और अगर एम्बुलेंस की अगर बात करें तो एम्बुलेंस को अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए एम्बुलेंस में यहाँ पे मरीज को बैठने की, यहाँ पे लेटने की स्ट्रेचर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो सिलेंडर रखा जा सके, उसकी भी यहाँ पे सुविधा दी गई है। और यहाँ पे उनके जो परिजन हैं वो भी 2 आदमी बैठ सकते हैं। तो तमाम कोशिश इस बात की गई है कि यहाँ पे किसी भी ढंग से थर्ड वेव को देखते हुए अगर समस्या आती है तो लोगों तक सही समय पर तत्काल सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, ताकि लोगों का बेहतर इलाज हो सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। विदेशी धरती पर भारतीय सेना की जीत की कहानी ऑपरेशन खुखरी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। मेजर जनरल राजपाल पुनिया और उनकी बेटी दामिनी पुनिया ने भारतीय सेना के ऑपरेशन खुखरी पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम ऑपरेशन खुखरी है। आज दानापुर में इस पुस्तक का विमोचन बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खुखरी ऑपरेशन में शहीद हुए हवलदार कृष्ण कुमार के पुत्र विशाल कुमार को भी आमंत्रित किया गया है। खुखरी ऑपरेशन पश्चिम अफ्रीका के सियरा लियोन में हुआ। 1 मई 2000 को आतंकियों ने भारतीय सेना के कैंप पर इस दौरान हमला कर दिया था। आतंकवादी संगठनों के कब्जे में 75 दिनों तक बंधक रहे 223 भारतीय सैनिकों को छुड़ाने के लिए 13 जुलाई को यह ऑपरेशन चलाया गया था। 2 दिनों के ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने विदेशी धरती पर विपरीत परिस्थितियों में अपना जो अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया, मेजर जनरल पुनिया ने अपने खिताब में इसी पूरी जीवंतता से दिखाया है। झारखंड और बिहार सब एरिया के जनरल अफसर कमांडिंग के रूप में दानापुर स्थित सब एरिया मुख्यालय में पदस्थापित मेजर जनरल पुनिया उस वक्त संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का हिस्सा थे। पुनिया ने बताया कि भारतीय सेना ने आतंकवादियों को अपने हथियार छूने नहीं दिए। गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेना के एक जवान होने के नाते अपने देश को छोड़ के दूसरे देश के अंदर भी हमें एक युद्ध में हिस्सा लेने का मौका मिला, जो कि एक भारतीय सेना के जवान के लिए बड़ी गौरव की बात होती है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है, किस्मत से मिलता है। और इस बात का हमें बड़ा फख्र है कि हमने वो जो इसके लिए हम पैदा हुए, जिस कर्म के लिए हम सेना में भर्ती हुए, वो कर्म में हमने अपना कर्तव्य निभाया। गाड़ी लेके आ रहे थे, उसमें 223 जवान थे। तो पहाड़ी से दुश्मनों के कोई होगा सैनिक, उसने वहाँ से गोली 2H का गोला छोड़ा था, तो वो यहाँ से पूरे छन्नी हो गए थे। उसके बाद भी उन्होंने थोड़ी देर तक गाड़ी चला के उन जवानों को सेफली पहुँचा के उसके बाद भी उन्होंने 5 घंटे सरवाइव किया है। ऑपरेशन हुआ है उनका, किडनी पंप नहीं कर पाई है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।